नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा प्राइम और आपके साथ मैं हूं राजेंद्र देव। कोरोना काल में पेट्रोल और डीजल की आसमान छूती कीमतों ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा दे दिया है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर लगता है कि सपा और कांग्रेस में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच गई है। वहीं मायावती मानो साइलेंट हो। रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश के तमाम हिस्सों में पेट्रोल डीजल की कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीरें तस्दीक कर रही हैं कि विपक्ष अब इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठने वाला है। विरोध का तरीका भी अलग अलग और अनोखा। एक तरफ कोरोना ने कहर बरपा रखा है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगी आग ने विपक्ष के तेवर को और गरमा दिया है। कोरोना काल में मुद्दे तलाश रही विपक्ष को ये बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया, जिसे लेकर वो सड़कों पर उतरी हुई। लेकिन विपक्षी पार्टियों में इस मुद्दे को लेकर खुद के लिए ज्यादा से ज्यादा स्पेस लेने की होड़ भी मची हुई। कोरोना काल में सियासी निष्क्रियता के आरोपों से उबरने की ताक में बैठे समाजवादी पार्टी ने पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके बाद अब कांग्रेस ने मोर्चा संभाला है। कांग्रेस के छोटे बड़े नेताओं से लेकर बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने गाजियाबाद से लेकर प्रयागराज, सुल्तानपुर, इटावा समेत प्रदेश के तमाम जिलों और शहरों में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। गाजियाबाद में तो मास्क पहने कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी उड़ाते नजर आए। वहीं इटावा में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता हाथ ठेलों पर बाइक और गैस सिलेंडर रखकर केंद्र के खिलाफ नारेबाजी करते दिखे। जबकि सुल्तानपुर में कांग्रेस ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं प्रयागराज में विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की सुभाष चौक पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई। आज हम लोगों ने बढ़े हुए डीजल और पेट्रोल के दाम केंद्र सरकार अगर वापस नहीं करती है तो हम लोगों ने आज जुलूस निकाला है, धरना प्रदर्शन किया है, मोदी सरकार का मुर्दाबाद लगाया है। अगला कार्यक्रम कांग्रेस बड़े पैमाने पर युद्ध स्तर पर जनता के बीच में जाकर मोदी के इस कारनामे को बताएगी और उजागर करेगी किस तरीके से मोदी सरकार जनता से छल कर रही है। तत्काल डीजल और पेट्रोल के दाम वापस होना चाहिए। पेट्रोल डीजल की आसमान छूती कीमतों के खिलाफ सपा का भी विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। अखिलेश यादव किसी भी कीमत पर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस से पिछड़ता हुआ नहीं दिखना चाहते हैं। नोएडा में सपा कार्यकर्ताओं ने बैल बुग्गी में बैठकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस और सपा सड़कों पर उतरकर तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है, तो मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही काम चला रही हैं। अब इसके पीछे उनकी क्या सियासी मजबूरी है, इसे समझा जा सकता है। डीजल और पेट्रोल ने इनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं, इसलिए मेरा केंद्र की सरकार को यही कहना है कि सरकार को डीजल और पेट्रोल के जो दाम है इसको नियंत्रित करना चाहिए। इसको जल्दी ही नियंत्रित करना चाहिए, नहीं तो इससे बड़ा भारी जनता को नुकसान होगा और इससे फिर जनता त्राही त्राही करेगी और मैं समझती हूँ कि वो जनता के हित में ठीक नहीं होगा। बहरहाल तेल के दामों में बढ़ोतरी ने विपक्ष को एक मुद्दा तो जरूर दे दिया है, लेकिन जिस तरह विपक्ष में तमाम मुद्दों को लेकर एकजुटता की कमी है वो यहाँ भी दिख रही है। ऐसे में सत्ता पक्ष इन विरोध प्रदर्शनों को कितनी गंभीरता से लेगा ये वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर कोई योजना बनाते हैं तो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं।
जब विपक्ष तमाम मुद्दों पर राजनीति कर रहा होता है तो सीएम योगी बिना रुके अपने काम पर ध्यान देते हैं। कोरोना काल में लोगों की समस्याओं के समाधान की कोशिश के बाद अब सीएम योगी का अगला मिशन बुंदेलखंड है, जहां पर वो सालों से प्यासी धरती की प्यास बुझाने के लिए कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद अगले महीने भी सीएम तमाम कामों को लेकर व्यस्त होंगे। रिपोर्ट देखिए। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सियासी चक्रव्यूह है, जिसको भेदना किसी विपक्षी के लिए आसान नहीं और इसके पीछे उनकी थकान को भी थका देने वाली मेहनत और सोच है। जरा सोचिए, जब कोरोना काल में तमाम सियासी दलों के नेता घरों में दुबके बैठे थे, सीएम योगी ने अस्पताल से लेकर प्रवासी मजदूरों और दूसरी समस्याओं से निपटने में दिन रात एक कर दिया। वहीं 1.25 करोड़ रोजगार उपलब्ध कराकर तो उन्होंने एक नया रिकॉर्ड ही बना दिया। अब मानसून ने दस्तक दी है तो उससे पहले ही बाढ़ के हालात पर पैनी नजर भी रखे हुए हैं। और तो और अयोध्या का दौरा कर भगवान श्री राम के प्रति आस्था दर्शाना हो या रामलला के मंदिर निर्माण के लिए हो रहे कामों के निरीक्षण से लेकर उसकी समीक्षा तक, वो सब कुछ कर रहे हैं। और अब सीएम योगी का मिशन बुंदेलखंड। मकसद सालों से सूखे का दंश झेल रही बंजर भूमि की प्यास बुझाना है और इसके लिए बुंदेलखंड के हर घर में नल के जरिए जल पहुंचाने की योजना की घोषणा को मूर्त रूप देने के लिए झांसी जाकर औपचारिक शिलान्यास करना है। ये झांसी जिले के कानपुर जाने वाले रोड के पास चिरगांव विकास खंड का मुराटा गांव है, जहां सीएम योगी 30 जून को बुंदेलखंड की पेयजल समस्याओं से जुड़ी योजनाओं का शिलान्यास करने वाले हैं। अकेले झांसी जिले के लिए 860 करोड़ रुपए पेयजल को दिए जा रहे हैं। इस योजना के पहले चरण में बुंदेलखंड में विंध्य क्षेत्र के लिए 2185 करोड़ के परियोजना की शुरुआत होगी। इसमें महोबा, ललितपुर और झांसी की 14 लाख की आबादी तक नल के जरिए जल पहुंचेगा। इसकी लागत तकरीबन 10,131 करोड़ बैठेगी। इस योजना में सरफेस वाटर और अंडरग्राउंड वाटर के जरिए हर घर तक शुद्ध पानी पहुंचाने की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जल जीवन मिशन का एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसके तहत मुख्यमंत्री जी कल झांसी से इसकी शुरुआत करेंगे और 10,000 करोड़ की ये पूरी परियोजना है, जिसमें मुख्यमंत्री जी ने जो सूत्रवाक्य दिया है, हर घर नल का जल, यानी कि लोगों के घरों तक पेयजल, शुद्ध पेयजल कैसे पहुंचे, इसको लेकर शुरुआत होगी। झांसी से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। बुंदेलखंड के पूरे जो जिले हैं, महोबा है, ललितपुर है, तमाम जो आसपास के इलाके हैं वहां पर, और इसके जरिए, इस योजना के जरिए अगले 2 सालों के दौरान हर व्यक्ति के घर तक पानी पहुंच जाएगा। यही नहीं, सीएम योगी का अगला महीना भी व्यस्तताओं से भरा हुआ है। सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की समीक्षा करेंगे। गोरखपुर आजमगढ़ लिंक एक्सप्रेसवे का अपडेट देखेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे परियोजना की भी समीक्षा करेंगे। गड्ढा मुक्त सड़कें, नई सड़कें, पुलों के निर्माण का अपडेट देखेंगे। अमृत योजना, स्मार्ट सिटी परियोजना पर भी बैठक करेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर मीटिंग करेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण को लेकर भी बैठक करेंगे। बहरहाल, हमेशा चुनावी मोड में रहने के विरोधियों के आरोपों से बेपरवाह, अपनी ही धुन में मग्न सीएम योगी के काम करने का अनोखा और अलग अंदाज है। माना जाता है कि विपक्षी जहां से सोचना शुरू करते हैं, वो तब तक उस काम को अंजाम तक पहुंचा देते हैं। यही वजह है कि मिशन 2022 के लिए योगी की तमाम योजनाएं और उस पर काम गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और कोरोना काल के दौरान से ही सीएम योगी एक्शन में है। सीएम योगी ने अब अफसरों को सीधे निर्देश दिए हैं कि स्वच्छता मामले पर प्रभावी कार्रवाई की जाए। सीएम ने 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलने वाले संचारी रोग नियंत्रण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को निर्देश दिए कि पूरे प्रदेश में स्वच्छता अभियान चलाया जाए और समय समय पर फॉगिंग और एंटी लार्वा रसायनों का छिड़काव हो। सीएम ने अधिकारियों को बाढ़ नियंत्रण के संबंध में पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी रोक लगाने को कहा है।
सीएम टिड्डी दल को नियंत्रित करने के लिए प्रभावी कार्रवाई करने को कहा गया है। साथ ही साथ गो आश्रय स्थलों की व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश अफसरों को दिए गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वाकई एक्शन मोड में है। कोरोना की वजह से पैदा हुए परेशानी वाले हालात को सुधारने में लगातार लगे हुए हैं, लेकिन उनके शहर की हालत पर रोना आ रहा है। गोरखपुर में विकास की तस्वीर बदलने का नाम नहीं ले रही। शहर में विकास काम तेजी से चल रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री सड़कों से लेकर नालों तक के निर्माण की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन उनके सीएम बनने से पहले शहर की जो तस्वीर रही है उसमें कितना बदलाव हुआ है, इसका अंदाजा 2 घंटे की बारिश में डूबी हुई सड़कों और तालाब बने कलेक्ट्रेट परिसर और जिला अस्पताल को देखकर लगाया जा सकता है। आरटीओ दफ्तर में तो छत से मेज पर टपकते पानी के बीच अधिकारी और कर्मचारी काम करने को मजबूर हैं। बारिश की वजह से सड़कें पानी से लबालब हो गई। कलेक्ट्रेट परिसर में भी जल भराव हो गया है। यानी कि मानसून की पहली बारिश में शहर में हर ओर पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। देख सकते हैं कि ये कलेक्ट्रेट का नज़ारा है, जहां 1 फीट से 1.5 फीट और कहीं 2 फीट का भी पानी लगा हुआ है। और पूरे कलेक्ट्रेट परिसर का यही हाल है, पूरे शहर का भी यही हाल है। कई मोहल्लों में हम गए, जिला अस्पताल हो और चाहे आरटीओ विभाग हो, उनके दफ्तर में भी ऐसे ही पानी लगा हुआ है। और महज 1.5 से 2 घंटे की बारिश में पूरे शहर का यही हाल है। और जहां अगर लोगों से बात करने की बात करें तो उनका यही कहना है कि नाले चौक हैं और उसके साथ ही जो साफ सफाई का काम है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, उसको भी तेजी से नहीं किया जा रहा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शहर में हर जगह पानी दिख रहा है, या यूं कहें कि पूरा शहर पानी पानी हो गया है। नीरज श्रीवास्तव, एबीपी गंगा, गोरखपुर। पानी टपक रहा है, लेकिन अभी हमारे यहाँ कोई भी जो शासकीय अभिलेख हैं वो नष्ट नहीं हुए हैं, गीले नहीं हुए हैं। हमारे कंप्यूटर नहीं कोई इस प्रकार का हुआ है, गीला नहीं हुआ या खराब नहीं हुआ है। और अभी जुलाई में हमें जो है गीडम हमारी बिल्डिंग बन रही है और जुलाई में हमें मिल जाएगी, तो पूरा कार्यालय शिफ्ट हो जाएगा, समस्या भी नहीं रहेगी। पानी तो 2-3 जब पानी बारिश होती है तब यहाँ पानी जो है गिरता रहता है टप टप, और थोड़ा परेशानी तो है, लेकिन काम तो किया जा रहा है इसी में। नहीं डर के साहब, नहीं, सुरक्षित होकर किसी तरह प्रिकॉशन लेके काम किया जा रहा है। कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, प्रयास किया जाता है कि ऐसा ना हो, मतलब बहुत प्रिकॉशन के साथ किया। बहुत पानी दिख रहा है सर, घुटने के इतना दूर पानी है, चलने भी नहीं आ रहे। पापा मेरे गिर गए हैं पानी में। ज़्यादा जोर से तो बारिश हुई नहीं है, तभी भी तो नाली का पानी आ रहा है सर। वही पानी तो जब बाहर नहीं निकल पा रहा है तो इसीलिए भरा हुआ है। मेरे पिताजी वहीं खड़ा किए हैं, पानी भर गया है सर। यार नज़ारा का क्या है, बारिश में पूरा बाढ़ ही बाढ़ है, चारों तरफ बाढ़ ही दिख रही है। और क्या हो रहा है, करीब 1-1.5 घंटे की बारिश में हाल है। नाले की सफाई, नाले अगर साफ होते तो ये पानी नहीं निकलती ना, इतना भी तो ज़्यादा बारिश नहीं हो गया यहाँ पे। और यूपी में फर्जी शिक्षकों के मामले में जांच तेज हो गई है और इस मामले में एक ऐसे लिस्ट जारी हुई है जहां पर एक पैन कार्ड पर 2-2 शिक्षक नौकरी करते पाए गए हैं। रिपोर्ट देखिए। जिनके कंधों पर बच्चों को सदाचार और सच्चाई की सीख के साथ उन्हें शिक्षित करने की जिम्मेदारी है, वो खुद कदाचार, झूठ और फरेब के बलबूते फर्जी शिक्षक बने बैठे हैं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी मार्कशीट, एक ही पैन नंबर पर कई शिक्षकों के नौकरी करने के मामले ने सरकार की नींद उड़ा रखी है, जिसके बाद शासन ने भी इस फर्जीवाड़े की तह से तह तक पहुंचने के लिए जांच तेज करने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसे मामलों पर लगाम लगाने और दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कमर कसनी है। अब जरा इस लिस्ट पर गौर कीजिए। ये लिस्ट फर्जी शिक्षकों की है, जिसमें एक ही पैन नंबर पर 2-2 शिक्षक या उससे ज़्यादा लोग नौकरी करते पाए गए हैं। फिलहाल ऐसे 192 मामले सामने आए, वहीं 24 मामले तो ऐसे हैं जिसमें एक ही बैंक खाते पर 2-2 शिक्षकों के नाम दर्ज हैं। फिलहाल शासन की ओर से सभी बीएसए को इस मामलों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। इन तमाम फर्जीवाड़े के बीच एक और अहम जानकारी सामने आई है, जहां बेसिक शिक्षा विभाग में 3,342 शिक्षकों और कर्मचारियों ने नौकरी में आने के बाद अपने पैन कार्ड बदल दिए।
मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा विभाग ने इनकी सूची जांच के लिए एसटीएफ को सौंप दी है। साथ ही इस बारे में सभी जिलाधिकारियों को भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इस बीच फर्जी और संदिग्ध शिक्षकों से जुड़ी जानकारी एसटीएफ और एसआईटी को भेजी जा रही है। एसआईटी की सूची में बेसिक शिक्षा विभाग में 1322 फर्जी शिक्षक पाए गए हैं। साथ ही एसआईटी की सूची में 342 शिक्षक ऐसे भी हैं जिनका डेटा मानव संपदा पोर्टल से मिलाने पर वो संदिग्ध पाया गया है। इसके बारे में भी एसटीएफ को जानकारी दी गई है। इसके अलावा डुप्लीकेट बैंक अकाउंट नंबर से जुड़ी जानकारियां भी एसटीएफ को भेजी जा रही हैं। वहीं जिन फर्जी शिक्षकों पर एफआईआर हुई है उसकी कॉपी 30 जून तक गृह विभाग को भेजने का निर्देश भी दिया गया है, जिससे इनके खिलाफ जल्द से जल्द चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं दिव्यांग श्रेणी में हुई नियुक्तियों को लेकर भी जानकारी एसटीएफ को भेजी जा रही है। साथ ही डाइट में 2013-2014 में हुई नियुक्तियों के साथ 2009 और 2016 के बीच संस्कृत विश्वविद्यालयों से डिग्री लेने वालों की लिस्ट भी एसआईटी को भेजी जा रही है। फर्जी शिक्षकों के मामले में सबसे ज़्यादा फर्जी मार्कशीट पर नौकरी पाने वालों की है। वहीं एक ही पैन नंबर पर 2 या उससे ज़्यादा लोगों के नौकरी पाने का भी मामला काफ़ी है। इसके अलावा फर्जी ट्रांसफ़र लेटर से शिक्षक बनने से लेकर फर्जी नियुक्ति पत्र, विशेष आरक्षण श्रेणी के जाली दस्तावेज, मार्कशीट में नंबर बढ़ाने जैसे तरीके अपनाकर भी फर्जीवाड़ा किया गया है। वहीं ऐसे मामलों में पिछले 2 साल में करीब 250 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। एक जानकारी के मुताबिक मथुरा समेत 15 जिलों में इन मामलों में अब तक 125 से ज़्यादा एफआईआर दर्ज हो चुके हैं और जैसे जैसे मामले सामने आ रहे हैं और भी केस दर्ज हो रहे हैं। दरअसल यूपी शिक्षा विभाग में जिस अनामिका शुक्ला फर्जी शिक्षिका प्रकरण के बाद फर्जी शिक्षकों और शिक्षिकाओं की धरपकड़ तेज हुई है, उसकी शुरुआत जून 2018 में तब हुई थी जब एसटीएफ ने फर्जी मार्कशीट पर शिक्षक बनने का मामला मथुरा जिले से पकड़ा था। पूछताछ के बाद पता चला कि फर्जीवाड़ा कर लोग प्रदेश में तमाम जिलों में फर्जी शिक्षक बने हुए हैं। इसी बीच जून 2020 में अनामिका शुक्ला के नाम पर 13 महीने से 25 स्कूलों में फर्जी तरीके से नौकरी कर सरकार को 1 करोड़ रुपए का चूना लगाने का मामला देश भर में सुर्खियों और विवादों में आ गया। अनामिका शुक्ला के नाम पर कहीं सुप्रिया जाटव, कहीं लक्ष्मी, कहीं बबली यादव, कहीं चित्रा शर्मा नौकरी करती पाई गई। इनमें कोई कासगंज में, कोई अलीगढ़ में, कोई मैनपुरी में नौकरी कर रही है, जबकि गोंडा जिले के भुलहीडीह की रहने वाली असली अनामिका शुक्ला आज भी बेरोजगार है। इसके अलावा गाजीपुर की कल्पना राय जैसे कई और फर्जी मामले भी सामने आए हैं, जहां फर्जी दस्तावेज पर वो सालों से शिक्षिका बनकर नौकरी कर रही है। पिछले दिनों बेसिक शिक्षा मंत्री का कहना था कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर 1700 से ज़्यादा लोगों को बर्खास्त कर दिया गया। बहरहाल शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई। उन्होंने प्रदेश के सभी सरकारी शिक्षण संस्थानों में तैनात करीब 6.5 लाख शिक्षकों के दस्तावेज की जांच के आदेश दिए और कहा कि जो भी फर्जीवाड़े में लिप्त पाया जाए उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वैसे देर आए दुरुस्त आए, लेकिन यहाँ सवाल ये कि शिक्षा के नाम पर खिलवाड़ तो सालों से चल रहा है। ऐसे में इन मामलों को उस समय गंभीरता से क्यों नहीं लिया गया? यानी अब वक्त आ गया जब प्रदेश के शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड तक पहुंचकर उस पर शिकंजा कसना ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और इसी मामले से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हमारे पास है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। रंजन मिश्रा को गिरफ्तार किया गया है। यूपी के आरएएन प्रोजेक्ट में यह फर्जीवाड़ा किया गया था। यूपी से झारखंड तक फर्जीवाड़ा किया गया और कई अफसरों के साथ धोखाधड़ी की गई। एसटीएफ ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया है और ट्रांजिट रिमांड पर इसे लखनऊ लाया जा रहा है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी। अर्जुन मुंडा के नाम से फोन किया इसने। रंजन मिश्रा की कुंडली हम आपको बता रहे हैं और अर्जुन मुंडा से जमा करवा दिए 40 लाख रुपए। इसे गिरफ्तार किया यूपी एसटीएफ ने, बड़ी कामयाबी। डीएम पटना बनकर बीडीओ से 40,000 रुपए जमा करवाए। ये फर्जीवाड़े का हिसाब रहा इसका।
तो इस बड़ी खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।